Hello guys, क्या हाल चाल। वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 40 जीएसटी एमसीक्यूज। आपके लिए मैं 40 जीएसटी एमसीक्यूज लेकर आया हूं। 30 एमसीक्यूज ऑलरेडी डिस्कस हो गया हमारे प्रीवियस वीडियो में, उसको प्लीज यूट्यूब चैनल में जाके देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मैं दे दूंगा। आप आज 40 जीएसटी एमसीक्यूज करने वाले हो। मेरे साथ साथ रहना, प्रैक्टिस करेंगे। आईसीए का एमसीक्यू बुकलेट से सारा क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है। 30 जीएसटी एमसीक्यूज ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। आज के वीडियो में 40 जीएसटी एमसीक्यूज फटाफट अपने सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर पढ़ूंगा और इमीडिएटली मैं अपना आंसर दे दूंगा। आप अपना आंसर रेडी रखना और प्लीज साथ मेरे करते रहना। अगर कहीं आंसर आपका मेरे आंसर से डिविएट हो रहा है तो एक्सप्लेनेशन भी मैं दूंगा, एक्सप्लेनेशन भी समझ लेना ताकि आपका पूरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको पता चलेगा कि आप जीएसटी के मास्टर हो, कि आप जीएसटी के गुरु हो, कि आप जीएसटी अच्छे से पढ़ पाओगे, क्या जीएसटी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे आंसर्स। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज है भर के आपके आने वाले एग्जाम में, चाहे आप सीएमए के स्टूडेंट हो, सीए के स्टूडेंट हो, सीएस के स्टूडेंट, फर्क नहीं पड़ता। एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 31, चलो स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 31, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस रेसिपिएंट नीड्स टू add the input tax credit availed by him to his output tax liability। कौन से इसमें से सिचुएशंस में रेसिपिएंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल जो किया है उसको ऐड करना पड़ेगा अपने आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में। ऐसा कौन सा सिचुएशन है? पहला, if the payment for supplies under forward charge is not made to the supplier within 45 days from the date of invoice। अगर सप्लायर को 45 डेज में आपने पेमेंट नहीं किया तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट को ऐड बैक करना पड़ेगा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। इफ पेमेंट फॉर सप्लाइज अंडर फॉरवर्ड चार्ज इज नॉट मेड टू सप्लायर विद इन 90 डेज, ऐसा भी प्रोविजन नहीं है। If payment for supplies under forward charge is not made to supplier within 180 days from the date of invoice, this is the correct answer, option number C। तो 31 का option number C is the correct answer। If the payment under forward charge is not made to supply within 180 days from the date of invoice, that is the case where आपको अपना input tax credit को output tax liability में add back करना पड़ेगा। ठीक है ना, रिवर्स करना पड़ेगा। ऐसा अपने input tax credit के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है? आपको इसके लिए सारा स्टेटमेंट्स पढ़ना पड़ेगा। 32 में, रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एसजीएसटी एक्ट शैल बी डीम टू बी अ रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर एसजीएसटी और सीजीएसटी एक्ट। मतलब बेसिकली अगर सीजीएसटी एक्ट के अंदर आपने रेवोकेशन किया तो मान लेंगे वो रेवोकेशन एसजीएसटी एक्ट में भी है, और अगर एसजीएसटी एक्ट में कोई रेवोकेशन तो मान लेंगे वो रेवोकेशन सीजीएसटी एक्ट में भी। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1। Next, cancellation of registration under CGST SGST Act shall be deemed to be a cancellation of registration under SGST या CGST Act। 32 का क्वेश्चन कर रहे हैं अपने। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एसजीएसटी एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी अ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर एसजीएसटी और सीजीएसटी एक्ट। मतलब अगर आप देखो, पहला बोला रेवोकेशन, अब दूसरा बोल रहा है कैंसिलेशन। अगर आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हो सीजीएसटी एक्ट में तो डीम्ड कर लिया जाएगा कि वो कैंसिलेशन एसजीएसटी में हो रहा है, और एसजीएसटी में कैंसिल करो तो डीम कर लिया जाएगा तो सीजीएसटी में। तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एसजीएसटी शैल नॉट बी डीम्ड टू बी, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल नॉट बी, सर ये तो इतना इजी क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 and 2। अब आते हैं 33 में। इफ द गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट्स, अगर गुड्स आपका लॉट्स या इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव हुआ है, ठीक है, लॉट्स इंस्टॉलमेंट रिसीव हुआ है, तो पहला ऑप्शन 50% आईटीसी कैन बी टेकन ऑन द रिसीट ऑफ फर्स्ट एंड बैलेंस 50% ऑन द रिसीट ऑफ लास्ट। तो भैया क्या है क्या ए करेक्ट आंसर है? द आंसर इज नो। आईटीसी कैन बी अवेल्ड अपॉन द रिसीट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। याद आ रहा है आपको कुछ? आईटीसी लास्ट इंस्टॉलमेंट में आपको रिसीव, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव तब आईटीसी हो, तो करेक्ट आंसर क्या है? बी। बट सी भी एक बार देख लो। 100% आईटीसी कैन बी टेकन रिसीट ऑफ फर्स्ट, नो। प्रोपोर्शनल आईटीसी कैन बी अवेल्ड ऑन रिसीट ऑफ ईच लॉट, नो। तो आईटीसी कैन बी अवेल्ड अपॉन द लास्ट इंस्टॉलमेंट, करेक्ट आंसर 33 का है बी। Next, for banking companies 34, for banking companies using inputs and input services partly for taxable supplies and partly for exempt supplies, which of the following statement is true? तो सारा स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा तब जाके ट्रू या फॉल्स बता पाएंगे। ITC shall be compulsory restricted to credit attributable to taxable supplies including zero rated supplies। ये तो सर सरासर ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है कि ITC रेस्ट्रिक्ट होगा, ना बिल्कुल गलत। 50% of the eligible ITC on inputs, cap goods and input service shall be mandatorily taken in a month and the rest shall lapse। सर ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब पहला ऑप्शन बोल रहा है ITC आपको कंपल्सरी रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा टू द क्रेडिट एट्रिब्यूटेबल टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई। अरे कॉमन क्रेडिट में से अपोर्शन भी तो करना पड़ता है।
50% of the eligible ITC on inputs, cap goods and input service shall be mandatorily taken in a month and less shall lapse. ऐसा भी नहीं होता, लेकिन देखो ऑप्शन सी देखो, बैंकिंग कंपनी कैन चूज टू एक्सरसाइज आइदर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। कुछ याद आ रहा है आपको 17 सबसेक्शन 4 कि बैंकिंग एनबीएफसी के पास ऑप्शन होता है, या तो वो रूल 42 43 को अप्लाई करे, या तो वो 50% ऑफ द एलिजिबल आईटीसी को लेकर बैलेंस लैप्स कर ले। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी। एक बार फोर्थ ऑप्शन भी देख लो, आईटीसी शैल बी कंपल्सरी रेस्ट्रिक्टेड टू क्रेडिट एट्रिब्यूटेबल टू टैक्सेबल सर्विस एक्सक्लूडिंग जीरो डेटेड। बिल्कुल गलत, ऐसा है ही नहीं। तो करेक्ट आंसर इसी ऑप्शन नंबर 35। अ सप्लायर टेक्स डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द जीएसटी कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल गुड्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट। द सप्लायर कैन, option A, avail only 50% of the said tax component ITC, cannot avail ITC on the said tax component, avail 100% ITC of the tax component, avail only 25%। मुझे बताइए, सप्लायर ने बोला डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द जीएसटी कंपोनेंट लिया है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, यानी वो सर एक्चुअल कॉस्ट में टैक्स कंपोनेंट को ऐड किया और उसमें डेप्रिसिएशन लिया। तो इस केस में मुझे बताइए कि क्या आपको आईटीसी मिलेगा ऑन द टैक्स कंपोनेंट? क्या आपको मिलेगा आईटीसी ऑन द टैक्स कंपोनेंट? द आंसर इज नो। 35 का आंसर क्या है? बी। 35 का आंसर क्या है? बी। आपको टैक्स कंपोनेंट पे आईटीसी नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है अपने इनकम टैक्स एक्ट में। 36, वेयर हाउसिंग ऑफ डैश इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। इस तरह का सवाल अपने शायद कर चुके हैं। वेयर हाउसिंग ऑफ डैश इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, राइस की माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की जैगरी की कॉफी। कौन सा वेयरहाउसिंग एग्जेम्प्ट है जीएसटी में? तो करेक्ट आंसर इज ए। 1 2 3 एंड 4 सारा का सारा वेयरहाउसिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाले सर्विस में है, ये सब कुछ एग्जेम्प्ट हो जाएगा जीएसटी में। नेक्स्ट 37, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन मतलब शेड्यूल 1 बोल रहा है कि शेड्यूल 1 में बताओ कौन से सर्विसेज में से विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज सन वेल सेटल्ड इन यूएसए। देखिए ये रिलेटेड पर्सन हुआ, रिलेटेड पर्सन से अगर इंपोर्ट कर रहे हैं, वेल सेटल्ड है यूएस में। अब मुझे बताइए अपने सन से जो वेल सेटल्ड है यूएस में, उससे आप इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका सप्लाई है कि नहीं है? सर बिल्कुल सप्लाई है। रिलेटेड पर्सन से जो भी रिसीव हो रहा है वो सब कुछ सप्लाई माना जाता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज ब्रदर वेल सेटल्ड इन जर्मनी। अगर आप सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो बाय अ पर्सन इंडिया फ्रॉम हिज ब्रदर, जो ब्रदर है जो जर्मनी में सेटल्ड है, क्या ये सप्लाई है कि नहीं है? नेक्स्ट, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज ब्रदर होली डिपेंडेंट ऑन सच पर्सन। देखिए ये जो है ये डिपेंडेंट है, अपने फैमिली मेंबर्स में जो आते हैं उसमें स्पाउस और चिल्ड्रन हमेशा आते हैं, बट ब्रदर्स तभी आते हैं जब वो आप पे डिपेंडेंट होते हैं। देखिए सेकंड केस में ब्रदर डिपेंडेंट नहीं है, तो इसलिए वो रिलेटेड नहीं है एंड दैट इज वाई सप्लाई नहीं है। पर थर्ड में ब्रदर आप पे डिपेंडेंट है, तो 1 और 3 तो सप्लाई है ही सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। 4 क्या देखिए, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज डॉटर, अगेन ये होली डिपेंडेंट है सर, उसमें दरकार ही नहीं था। सन डॉटर हमेशा आपके रिलेटिव है, उनसे अगर आपको मिल रहा है वो भी रशिया में है, तो ये आपका सप्लाई है। तो देखो आंसर क्या है 37 का? आंसर इज 37 ए, ऑप्शन 1 3 एंड 4। ऑप्शन 1 3 एंड 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं 38 में। Which of the following person is not eligible for composition levy under subsection 1 and 2 of CGST Act, even though their aggregate turnover does not exceed 1.5 crore in the preceding financial year? तो भूलना चाह रहे हैं कि इसमें से कौन से लोग हैं जिनको कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है, इवन दो अगर उनका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है पुराने साल में इन यूपी। तो सर पक्का कुछ नॉन एलिजिबिलिटी कंडीशन होगा तभी वो एलिजिबल नहीं है। तो देखो क्या है, अ पर्सन सप्लाइंग रेस्टोरेंट एलिजिबल है भैया, अ पर्सन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विसेज एंड अर्निंग बैंक इंटरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट बिकॉज आप बैंक इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम से इनएलिजिबल नहीं किया जाएगा। अ पर्सन ट्रेडिंग इन आइसक्रीम, देखिए मैन्युफैक्चरर जो होते हैं आइसक्रीम के उनको रेस्ट्रिक्शन है कॉम्पोजिशन स्कीम का, ट्रेडर को नहीं है। अ पर्सन सप्लाइंग सर्विस ऑफ रिपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स,
जो पर्सन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को रिपेयर कर रहा है, जो पर्सन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को रिपेयर कर रहा है, देखिए वो सर्विस दे रहा है, सर्विस दे रहा है, तो सेक्शन 10(1) 10(2) में आप तभी जा सकते हैं जब आप रेस्टोरेंट सर्विस दे रहे हैं, और मार्जिनली आप रेस्टोरेंट सर्विस के साथ या गुड्स के साथ कुछ और सर्विस दे रहे हो। लेकिन आप खाली अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स दे रहे हो, सप्लाई करो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। करेक्ट आंसर इज 38D। Next, the time of supply of service in case of reverse charge mechanism is date on which payment is made to the supplier, date immediately following 60 days from the date of issue of invoice, date of invoice and earlier of A&B. The correct answer is earlier of A&B. जिस दिन 39 का correct answer is D, जिस दिन आपने पेमेंट किया और या जिस दिन इनवॉइस से 60 डेज क्रॉस होने के बाद, यानी 61st डे, विचएवर इज अर्लियर, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा रिवर्स चार्ज केस में। ये अपने ऑलरेडी पढ़ चुके, बताओ सेक्शन 13 ऑफ CGST एक्ट में, ठीक है, अंडर सबसेक्शन 3 में। नेक्स्ट 40, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज डज नॉट फॉल अंडर रिवर्स चार्ज एज कंटेन्ड अंडर सेक्शन 93, मतलब किस केस में रिवर्स चार्ज नहीं लगने वाला, किस केस में फॉरवर्ड चार्ज लगने वाला है। तो देखो, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल टू बिजनेस एंटिटी में लग जाएगा, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एनी, I repeat, sponsorship services provided to any partnership firm, sponsorship provided to any body corporate, or renting of motor vehicle service for passengers provided to a recipient other than a body corporate, provided to a recipient other than a body corporate। सर मुझे बताइए, सर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का रिवर्स चार्ज है, स्पॉन्सरशिप्स का भी कॉर्पोरेट को दे रहे हैं या पार्टनरशिप को रिवर्स चार्ज है, लेकिन अगर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पर्सन, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वाला सर्विस किसी भी नॉन बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहे हैं, तो वो रिवर्स चार्ज में नहीं है, वो रिवर्स चार्ज में नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है? 40 का डी। करेक्ट आंसर क्या है? 40 का डी। 41, फटाफट, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST? इसमें से कौन सा सर्विसेज है जो GST में एग्जेम्प्ट होने वाला है? इसमें से कौन सा सर्विसेज जो GST में एग्जेम्प्ट होने वाला है? एडमिशन टू अ सर्कस वेयर एंट्री टिकट कॉस्ट 550, नहीं, ये एग्जेम्प्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड, ध्यान से, क्रेडिट कार्ड पे जो इंटरेस्ट दे रहे हो भैया, उसमें GST लगता है। सर्विसेज बाय एन ऑर्गेनाइजर टू एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन, इंडिया में हो रहा है, इंडिया में, अगर इंडिया के बाहर होता तो एग्जेम्प्ट होता, बट इंडिया में हो रहा है एग्जीबिशन तो टैक्सेबल है। सर्विसेज बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, दैट इज करेक्ट। सही आंसर इज डी, सही आंसर इज डी। नेक्स्ट फटाफट, ITC ऑफ मोटर व्हीकल्स यूज्ड फॉर मेकिंग डैश इज अलाउड। क्वेश्चन नंबर 42, ITC ऑफ मोटर व्हीकल्स यूज्ड फॉर मेकिंग डैश इज अलाउड। कौन सा मोटर व्हीकल्स किस पर्पस के लिए यूज करने पे ITC मिल जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, पॉइंट नंबर 1, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। पॉइंट नंबर 2, टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। पॉइंट नंबर 3, टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ इंपार्टिंग ट्रेनिंग और ड्राइविंग। सर मुझे तो लग रहा है 1 2 3 तीनों ही है सर, मुझे तो लग रहा है 1 2 3 तीनों ही है। इंपार्टिंग ट्रेनिंग ड्राइविंग के लिए भी ITC मिलेगा, टैक्सेबल सप्लाईज के लिए भी मिलेगा, और ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स और ट्रांसपोर्ट गुड के मिलेगा। तो करेक्ट आंसर इज डी, 1 2 and 3। करेक्ट आंसर इज डी, 1 2 and 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्संस इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, दैट इज 43। इसमें से कौन से लोग हैं जिसको GST में रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्सरी रिक्वायर्ड है? 43। Persons exclusively engaged in making intrastate supplies, जिसमें टैक्स रिवर्स चार्ज में पे करें 93 में, तो सर यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, तो एग्जेम्प्ट है, तो करेक्ट नहीं है। पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, याद है आपको, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज में एग्रीगेट टर्नओवर अगर 20 लाख तक है ना, तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। तो यहां पर अप टू 20 लाख ही तो है, तो यहां पे भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। नेक्स्ट, पर्सन मेकिंग सप्लाईज थ्रू इको अदर देन 95 सप्लाईज, वहां पे भी एग्रीगेट टर्न अप टू 20 लाख है, यहां पे भी आपको नहीं लेना रजिस्ट्रेशन, बिकॉज एग्रीगेट टर्न 20 लाख है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एग्जाम्पशन देके रखा है कि अगर आप एग्रीगेट टर्न 20 लाख से ज्यादा नहीं है, सप्लाई करो सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो GST नहीं लेना। तो सर आई थिंक बचता है खाली अपना ऑप्शन डी, persons who makes taxable supply of goods or services or both on behalf of other taxable person as an agent। तो सेक्शन 24 बोलते हैं एज एन एजेंट अगर आप सप्लाई करो गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, तो आपको GST में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर इज डी। तो देखिए ABC जब नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या है? डी। 44, a non-resident taxable person is required to apply for registration। कितने दिन में रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा? बताओ बताओ बताओ, कितने दिन में? सर 30 डेज नहीं, 5 डेज। सर मेरे को याद दिया 5 डेज, एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो करेक्ट आंसर इज सी, एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। करेक्ट आंसर इज सी, कम से कम 5 दिन पहले आपको GST का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा NRTP को।
45 देखिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू कैजुअल टैक्सेबल फॉर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल विल बी वैलिड फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से, जो सीटीपी एनआरटीपी को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है सेक्शन 27 में हमने पढ़े थे, फॉर द पीरियड जितना वो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के लिए मांगा है उतना इसको मिलेगा, या फिर 90 डेज फ्रॉम द वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन उसको इतना मिलेगा, विच एवर इज अर्लियर। तो देखो पीरियड स्पेसिफाइड इन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, पॉइंट नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट और अर्लियर ऑफ ईयर बी, तो ऑब्वियसली जितना वो मांगा है या 90 डेज विच एवर इज अर्लियर, तो ऑप्शन इज सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है देखो 46, इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इनवॉइस शैल बी इशूड। सर पता है एनबीएफसी को कितना दिन में इनवॉइस इशू करना पड़ता है, 45 डेज, इसमें तो बात ही खत्म है, 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस उसको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। नॉर्मल केस में 30 डेज है, बट एनबीएफसी बैंक्स के लिए, इंश्योरेंस कंपनी के लिए 45 डेज है। 47, वेयर द गुड्स बीइंग सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न आर रिमूव्ड बिफोर द सप्लाई टेक्स प्लेस, द इनवॉइस शैल बी इशूड। ये याद है सेक्शन 31 का टाइम लिमिट में आपको पढ़ाया गया था कि सर मैक्सिमम 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल तक इसको क्या बोलते हैं, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, या टाइम ऑफ सप्लाई विच एवर इज अर्लियर। तो देखिए बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, बट दोनों का अर्लियर, दोनों का अर्लियर, तो अर्लियर ऑफ ए और बी, करेक्ट आंसर इज सी, करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 48, इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड, बहुत इजी है, डैश इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, तो गुड्स के लिए तो ट्रिप्लिकेट कॉपी चाहिए भैया, और सर्विसेज के लिए डुप्लीकेट कॉपी चाहिए, बिकॉज डुप्लीकेट में आपको खाली सप्लायर को जब गुड्स दे रहे हैं तो आपको सप्लायर के लिए, मतलब बायर के लिए, ट्रांसपोर्टर के लिए और सेलर के लिए 3 कॉपी चाहिए, बट सर्विस दे रहे हैं तो कोई ट्रांसपोर्टर थोड़ी ना है, एक रेसिपिएंट, एक प्रोवाइडर, 2 कॉपी। तो देख लो ट्रिप्लिकेट डुप्लीकेट क्या है, ऑप्शन नंबर इज ए, ट्रिप्लिकेट डुप्लीकेट ऑप्शन नंबर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी डिस्चार्ज फर्स्ट व्हाइल डिस्चार्जिंग लायबिलिटी, मतलब सर कुछ याद है, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में ऐसा कौन सा पहला ड्यू है जो आपको सबसे पहले डिस्चार्ज करना है, ऑर्डर याद होगा, ऑल ड्यूज रिलेटिंग टू प्रीवियस टैक्स पीरियड, ऑल ड्यूज रिलेटिंग टू करेंट टैक्स पीरियड, डिमांड अंडर 73-74 और नो सच कंडीशन इज मैंडेटरी। बिल्कुल गलत, आपको जो ड्यू सबसे पुराने महीने का है, प्रीवियस टैक्स पीरियड को सबसे पहले डिस्चार्ज करना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ड्यू डेट ऑफ फाइनल रिटर्न, सर पता ही है एनुअल फाइनल रिटर्न का ड्यू डेट क्या बताओ, 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर विच एवर इज लेटर। तो सर मैंने तो बता ही दिया आंसर, करेक्ट आंसर सी है, करेक्ट आंसर सी है, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच इज लेटर आपको फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत डेंजरस है, सारा स्टेटमेंट्स पढ़ना पड़ेगा, अगर कोई एक स्टेटमेंट मिस हुआ आप गलत कर देंगे आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अंडर जीएसटी लॉ, पहला, ग्रैंड पेरेंट्स आर नेवर कंसिडर्ड एज रिलेटेड पर्सन्स टू देयर ग्रैंडसन, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रैंड पेरेंट्स कभी भी रिलेटेड नहीं माने जाते अपने ग्रैंडसन से या ग्रैंड डॉटर से। ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, द आंसर इज नो, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज रिलेटेड पर्सन्स टू देयर ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं ऑलवेज कंसिडर्ड। देखो अगर आपको याद होगा फैमिली मेंबर्स का क्या डेफिनेशन है जीएसटी लॉ में, स्पाउस सन, ब्रदर्स सिस्टर्स और ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स, अगर वो आप पे डिपेंडेंट है तो यार नेवर भी कभी नहीं होगा, ऑलवेज भी कभी नहीं होगा, डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन पे। तो ग्रैंड पेरेंट्स आर कंसिडर्ड एज रिलेटेड पर्सन्स टू देयर ग्रैंडसन, टू देयर ग्रैंड डॉटर ओनली इफ दे आर होली डिपेंडेंट ऑन देयर ग्रैंडसन। ये मुझे करेक्ट लग रहा है, ये मुझे करेक्ट लग रहा है, करेक्ट आंसर इज सी, बट एक बार डी बार फिर देख लेता हूं। ग्रैंड पेरेंट्स आर कंसिडर्ड एज रिलेटेड पर्सन्स टू देयर ग्रैंडसन डॉटर ओनली इफ दे आर नॉट डिपेंडेंट, ये तो उल्टा ही बोल रहा है, डिपेंडेंट होगा तभी तो रिलेटेड मानेंगे, तो करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पे तो जीएसटी है नहीं, क्या इसमें स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगा कि सेंट्रल सेल्स टैक्स वैट लगेगा कि बोथ ए एंड बी लगेगा, जीएसटी सर बोथ ए एंड बी। 52 का आंसर क्या होगा, सी, बोथ ए एंड बी लगने वाला है। एक्साइज लगेगा मैन्युफैक्चरिंग पे, स्टेट लगाएगा, और बेचने पे अगर इंटर स्टेट है तो सीएसटी लगेगा, विद इन स्टेट है तो वैट लगेगा। मिस्टर ए के पास एक टैक्स इनवॉइस है डेटेड 20 जनवरी ऑफ द सर्विसेज received by him, its input tax credit is lost if ITC is not availed on or before। बहुत अच्छा सवाल है
बहुत अच्छा सवाल है कि अगर उसका टैक्स इनवॉइस 20 जनवरी 2020 का था, जो सर्विसेज उसको मिला उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा अगर वो आईटीसी इस डेट के पहले अवेल नहीं किया। मुझे बताइए आईटीसी का लास्ट डेट क्या है? ड्यू डेट ऑफ सितंबर मंथ ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल और डेट ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। तो 1920 के बाद वाला क्या आने वाला है? सितंबर 20 आने वाला है। इसका ड्यू डेट क्या आने वाला है? 20 अक्टूबर 2020। ठीक है, 20 अक्टूबर 2020 तक इसका फाइनल डेट है। ए बिल्कुल नहीं है, बी बिल्कुल नहीं है, सी भी बिल्कुल नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है? डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ सितंबर 20 और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर, ये ड्यू डेट होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर इज डी। 54 इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ, किसके किसके लिए क्रेडिट नहीं मिलेगा? गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन नहीं मिलने वाला सर। मेंबरशिप ऑफ अ क्लब प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉइज एज पर द कंपनीज इंटरनल पॉलिसी, एज पर द कंपनीज इंटरनल पॉलिसी। तो क्लब मेंबरशिप फीस, तो क्लब मेंबरशिप फीस पे भी आपको क्या होने वाला है? क्लब मेंबरशिप फीस पे ये भी आपको क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉयज ऑन वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रैवल एज पर कंपनीज इंटरनल पॉलिसी। तो सर आंसर क्या होने वाला बताइए मेरे को? क्या ए होगा आंसर? नहीं। क्या बी होगा आंसर? नहीं। क्या सी होगा आंसर? नहीं। आंसर क्या होगा? डी। तीनों केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने वाला है, ना तो पर्सनल कंजम्पशन का, ना तो ट्रैवल बेनिफिट्स, ना तो मेंबरशिप। आंसर इज 1, 2 एंड 3। 55 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड्स? वेरी गुड क्वेश्चन। कौन सा इसमें से गुड्स नहीं माना जाएगा? कौन सा इसमें से गुड्स नहीं माना जाएगा? 10 पैसा कॉइन हैविंग अ सेल वैल्यू ऑफ 100, 10 पैसा कॉइन हैविंग अ सेल वैल्यू ऑफ ₹100। बहुत ध्यान से, 10 पैसा का कॉइन है, देखिए उसका न्यूमिज्मेटिक वैल्यू 10 पैसा, बट वो बिक रहा है 100 रुपए में, तो कुछ एक्स्ट्रा कंसिडरेशन है कि नहीं है? सर गुड्स के डेफिनेशन में मनी एंड सिक्योरिटीज इंक्लूडेड नहीं होता। मनी का मतलब लीगल टेंडर जिसका वो न्यूमिज्मेटिक वैल्यू कैरी ऑन करता है। तो इस केस में ये गुड्स है। 10 पैसे का कॉइन जिसको आप बेच रहे 100 रुपए में, गुड्स है। 10 पैसे का कॉइन 10 पैसा में बेच रहे, गुड्स नहीं है। अनलिस्टेड कंपनी का शेयर्स इज अ सिक्योरिटी, दैट इज नॉट गुड्स, दैट इज नॉट गुड्स। तो ये डेफिनेटली गुड्स नहीं। लॉटरी टिकट्स गुड्स है, तो करेक्ट आंसर क्या है? बी 2, शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी इज नॉट अ गुड्स। नेक्स्ट 56 Mr. Ram, a jeweler registered under GST in Mumbai, wants to sell his jewelry in a trade expo held in Delhi. बहुत ध्यान से एक ज्वेलर है, वो जीएसटी में बॉम्बे में रजिस्टर्ड है, उसको बेचना है ज्वेलरी, एक दिल्ली में एक एग्जीबिशन है, ट्रेड एक्सपो है, वहां पे बेचना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन दिस केस? देखिए ट्रू फॉल्स में बहुत कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट को लगता है यार ट्रू फॉल्स में कंफ्यूज हो जाता है। यहां पे फॉल्स बोला, फॉल्स बताओ। ही नीड्स टू गेट रजिस्ट्रेशन इन दिल्ली एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्रेड एक्सपो है दिल्ली में, वहां जा रहे हैं तो उसको वहां सीटीपी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये तो आंसर नहीं है, आपको फॉल्स पूछा है। ही नीड्स टू पे एडवांस टैक्स ऑन एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, सीटीपी का रजिस्ट्रेशन लेगा तो एडवांस टैक्स देना ही पड़ेगा। ही नीड्स टू मैंडेटरीली हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन दिल्ली, ये कौन बोल रहा है भैया? ये कौन बोल रहा है? ये तो नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, बट ऑप्शन डी भी एक बार देख लेता हूं। ही नीड्स टू फाइल GSTR1 एंड GSTR3 फॉर दिल्ली GSTN, जहां दिल्ली में वो रजिस्ट्रेशन लेगा फॉर द मंथ वाइज रजिस्टर्ड इन, रिटर्न्स तो फाइल करना पड़ेगा उसको सीटीपी की तरह भी। यानी सही आंसर है सर सी, ये फॉल्स है। जरूरी थोड़ी ना उसको दिल्ली में प्लेस ऑफ बिजनेस चाहिए, वो सीटीपी की तरह ऑपरेट कर रहा है, अगर सीटीपी की तरह ऑपरेट कर रहा है उसको प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। ही नीड्स टू मैंडेटली हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन दिल्ली, दैट्स रॉन्ग। 57 which of the following is treated as exempt supply? वेरी इंपॉर्टेंट। exempt supply का मतलब क्या होता है? सेक्शन 11 के डेफिनेशन सेक्शन 11 में बताया गया है, एनी नील रेटेड सप्लाई exempt अंडर नोटिफिकेशन नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ये सब का सब क्या होता है? exempt सप्लाई होता है। तो देखो सेल ऑफ लिकर, लिकर अपने बेच रहे हैं, तो लिकर बेचना इज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई, वो भी एक तरह से exempt सप्लाई है। हेल्थ केयर सर्विसेज भी exempt है जीएसटी में, ये भी एक तरह का exempt सप्लाई है। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन यूटिलिटी, ये भी एक तरह का एग्जाम सप्लाई। तो सर करेक्ट आंसर क्या है 57 का? डी। करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 3। 58 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन? यू वोंट बिलीव, ये एग्जाम में आया हुआ है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। कौन सा इसमें से रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन है फॉर द पर्पस ऑफ exemption for health care services, for the purpose of exemption of health care services? एलोपैथी, यूनानी, सिद्धा, ये सब में कौन सा रिकॉग्नाइज सिस्टम है? सर सारे के सारे
एलोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सब के सब रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। करेक्ट ऑप्शन है डी। करेक्ट ऑप्शन इज डी 1, 2 एंड 3। करेक्ट ऑप्शन इज डी 1, 2 एंड 3। Which of the following services is exempt under healthcare services provided by clinical establishment? इसमें से कौन से ऐसे सर्विसेज है जो अंडर हेल्थ केयर सर्विसेज क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ऐसा कौन सा हेल्थ केयर सर्विस है? तो देखो, केमिस्ट शॉप इन द हॉस्पिटल सेलिंग मेडिसिन टू पब्लिक एट लार्ज। सी, ये प्रोडक्ट बेच रहा है, सर्विस नहीं बेच रहा है, ये टैक्सेबल है। दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। फूड सप्लाइड फ्रॉम एन आउटसोर्स्ड कैंटीन टू इन पेशेंट्स। याद है इसके ऊपर सीबीएसई का सर्कुलर था कि एक हॉस्पिटल अपने मरीज को खाना सप्लाई कर रहा है। एक हॉस्पिटल अपने मरीज को खाना सप्लाई कर रहा है, जहां पे खाना सप्लाई इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई, जहां पे प्रिंसिपल सप्लाईज हेल्थ केयर। अगर खाना नहीं देगा तो इलाज कैसे कर पाएंगे उसका? तो जो फूड एक आउटसोर्स कैंटीन एक इन पेशेंट्स को एज पर द डाइट प्रिस्क्राइब्ड बाय हॉस्पिटल डाइटिशियन कर रहा है तो वो सर्विस एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन एक बार आगे भी देख लो, फूड सप्लाइड फ्रॉम आउटसोर्स कैंटीन टू हॉस्पिटल टू विजिटर्स। अरे विजिटर आ रहा है, आपका दोस्त आ रहा है आपको देखने के लिए, उसको खाना खिला रहे तो वो तो टैक्सेबल होगा। एडवर्टीजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हॉस्पिटल टू फार्मास्यूटिकल कंपनी फॉर देयर आस्था पंप बाय डिस्प्लेइंग इट प्रोमिनेंटली इन द हॉस्पिटल बिल्डिंग। ये भी एक तरीके का क्विड प्रो क्यो नहीं है, समथिंग इन रिटर्न है भैया। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? 59 का आंसर इज बी। नेक्स्ट 60, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर ₹5 लाख फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। एडवांस मिला 1 अप्रैल को, गुड्स है, देखो गुड्स है, एडवांस के समय जीएसटी नहीं लगेगा। इनवॉइस इशू हुआ 25 अप्रैल को, गुड्स रिमूव हुआ इनवॉइस इशू हुआ 15 अप्रैल को, गुड्स रिमूव हुआ 25 अप्रैल को। आपको टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बताना है जहां पे टैक्स इज पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। तो देखो याद होगा गाइस, सेक्शन 12 में एडवांस के समय जीएसटी नहीं लगता। अगर गुड्स के लिए तो गुड्स के लिए तो जीएसटी नहीं लगेगा। इनवॉइस डेट और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। तो आंसर इज अर्लियर क्या है? 15 अप्रैल। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी। करेक्ट आंसर क्या है? बी। तो देखो कितना फटाफट 30 सवाल कर लिए, बस 10 सवाल और है, 40 एमसीक्यूज खत्म हो जाएगा इस वीडियो में। दैट्स द अमेजिंग टैलेंट, मजा आ गया। श्याम लिमिटेड इज रिसीविंग लीगल सर्विसेज फ्रॉम अ लॉयर मिस्टर ज्ञान। द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ श्याम लिमिटेड इन द प्रीसिंग फाइनेंशियल ईयर इज ₹40 लाख। बहुत ध्यान से, लीगल सर्विसेज ले रहा है कंपनी एक लॉयर से, रिवर्स चार्ज आ जाएगा कंपनी के ऊपर। कंपनी का एग्रीगेट टर्नओवर पुराने साल में 40 लाख था। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पेमेंट और इनवॉइस इज एज फॉलोज। इनवॉइस इशूड बाय ज्ञान, ज्ञान मतलब सप्लायर, लॉयर इनवॉइस इशू करेगा 15 अप्रैल। और पेमेंट जो ज्ञान को मिला है, मतलब पेमेंट जो शाम ने किया है वो है 5th में। डेट ऑफ पेमेंट विच इज एंटर्ड इनटू द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ मिस्टर श्याम इज 1st में। बहुत अच्छा सवाल है। आपको टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोला, सबसे पहले आपको पता है ये रिवर्स चार्ज है। क्यों? क्योंकि लॉयर ने सर्विस दिया है कंपनी को, तो कंपनी को रिवर्स चार्ज पे देना है। 13(3) एप्लीकेबल होगा रिवर्स चार्ज में। क्या बोलता है? जो डेट ऑफ पेमेंट है और डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 61st डे और डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 61st डे विच एवर इज अर्लियर। और डेट ऑफ पेमेंट मतलब क्या है? डेट ऑफ पेमेंट मतलब जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर हुआ, राइट, और डेट ऑफ पेमेंट जिस दिन क्रेडिट हुआ। तो विच एवर इज अर्ली क्या है? 1st में। तो पेमेंट डेट क्या है? एक डेट फ्रीज की है 1st में। सप्लायर ने इनवॉइस का भी इशू किया 15 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल में 61st डे ऐड करना पड़ेगा आपको। 15 अप्रैल से 61st डे आगे बढ़िए। तो देखिए अप्रैल में कितना दिन बाकी है? 30 - 15 अप्रैल में, बताइए 30 में से 15 गया अप्रैल में, तो 15 दिन अप्रैल का गया। ठीक है, मई में 31 डेज गया, मई में 31 डेज गया, 41, 46, 61 के लिए आपको और 15 जोड़ना है, यानी 15th ऑफ जून। ओ माय गॉड, 61st डे आ रहा है 15th ऑफ जून। और यहां पे आपने पेमेंट ऑलरेडी अपने बुक्स में एंट्री कर दिया है 1st में। विच एवर बताइए, तो दिमाग ही लगाना है 1st में। आंसर इज 1st में। करेक्ट आंसर इज ए। करेक्ट आंसर इज ए। तो 61 ए करेक्ट आंसर है। 1st में आपका क्या होने वाला है इस केस में? टाइम ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल फॉर ऑप्टिंग कॉम्पोजिशन स्कीम। कौन कौन इसमें कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते? एक एबीसी एक फर्म है जो गारमेंट बेच रहे हैं अहमदाबाद में और एनुअल टर्नओवर 78 लाख का है, एग्रीगेट टर्नओवर 78 लाख का है। तो सर ये कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है? दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर।
अ स्टार्टअप कंपनी जो रेस्टोरेंट चला रहा है दिल्ली में जिसका एग्रीगेट टर्नओवर है 98 lakhs। सर ये भी ले ही सकता है क्योंकि रेस्टोरेंट अलाउड है कॉम्पोजिशन स्कीम में। एक कोरियर सर्विस कंपनी, ओ देखो मैंने देखो ध्यान से सुनते मेरे दिमाग में आ गया, ये कोरियर सर्विस है, कोरियर सर्विस दे रहा है और खाली मुंबई में, और इसका टर्नओवर 90 lakhs है। ओ माय गॉड, ये कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले पाएगा क्योंकि ये रेस्टोरेंट सर्विस छोड़ के अदर सर्विसेज में है। अ ट्रेडर सेलिंग ग्रोसरी आइटम्स इन ओडिशा हैविंग टर्नओवर 95 लाख 1.5 से कम है। तो करेक्ट आंसर क्या है? कौन नहीं ले सकता? कोरियर सर्विस नहीं ले सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, अज्यूमिंग दैट ऑल द एक्टिविटीज गिवन बिलो आर अंडरटेकन फॉर अ कंसिडरेशन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई नहीं है। बहुत ध्यान से, सप्लाई ही नहीं है। कौन सा सप्लाई नहीं है? सर मेरे को पता है, एक बार मैंने एक ऑप्शन देखा मेरे दिमाग में क्लिक करेगा, बट फिर भी मैं सारा ऑप्शन पढ़ूंगा। रेंटिंग ऑफ कमर्शियल ऑफिस कॉम्प्लेक्स सप्लाई है। एक एम्प्लॉय अग्रीइंग नॉट टू वर्क फॉर द कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर लीविंग द करंट एम्प्लॉयमेंट, सर ये एक तरह का नॉन कॉम्पिट फीस है, शेड्यूल 2 इसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानता है, ये भी सप्लाई है। कुछ ना करने के लिए भी अगर आपको कंसिडरेशन मिल रहा है वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। रिपेयरिंग ऑफ मोबाइल फोन, ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो बचा क्या? प्रोविजन ऑफ सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। बस एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो ये सर्विस नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सर्विस नहीं है, ये सप्लाई नहीं है। शेड्यूल 3 इसको अलाउ करता है, सप्लाई नहीं है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन 64। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे जेड लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को 2,55,000 का गुड्स बेचा जिसमें 18% जीएसटी चार्ज किया। तो फटाफट एक बार आउटपुट जीएसटी मैं निकाल लेता हूं। 2,55,000 पे 18% मैंने आउटपुट जीएसटी चार्ज किया 45,900। ठीक है। हाउएवर ऑइंग टू सम डिफेक्ट इन द गुड्स वाई ने गुड्स रिटर्न कर दिया। वाई ने गुड्स रिटर्न कर दिया, जो बायर है ना उसने गुड्स रिटर्न कर दिया बाय इशूइंग अ डेबिट नोट ऑफ 40,000 इन द सेम मंथ। मतलब सर कुछ गुड्स डिफेक्ट हुआ तो रिटर्न हो गया गुड्स, तो सप्लायर क्रेडिट नोट इशू करता है। उसी केस में अगर बायर है वो डेफिनेटली डेबिट नोट इशू करेगा, वो क्रेडिट नोट तो ना इशू करेगा, तो डेबिट नोट इशू करेगा। बट सप्लायर क्या इशू कर देगा? क्रेडिट नोट। जेड ने रिकॉर्ड किया द रिटर्न बाय इशूइंग क्रेडिट नोट। अभी मैंने बोला 40,000 प्लस जीएसटी इन द सेम मंथ। उसने 40,000 प्लस जीएसटी का क्रेडिट नोट रेस कर दिया। आपको बताना है जीएसटी लायबिलिटी कितना है। सर आपको बताऊं, इतना इजी है। बताइए, आपने इनिशियल जब लायबिलिटी रेस किया होगा 45,900 का रेस किया था। अब आपका 40,000 का 18% निकालिए, कितना आ रहा है? 7,200। 40,000 का 18% 7,200, इतना से आपका आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा क्योंकि गुड्स रिटर्न हो गया है। तो आपका नेट टैक्स लायबिलिटी कितना है? 45,900। बताइए सही है कि नहीं है? 45,900 माइनस 7,200 दैट इज 38,700। कितना हमने? 38,700 एंड द करेक्ट आंसर इज बी। करेक्ट आंसर इज बी कि आपका नेट लायबिलिटी कितना आएगा आफ्टर रिड्यूसिंग द रिटर्न वाला गुड्स का टैक्स का इंपैक्ट। आपका नेट आंसर आएगा 38,700। 65 में आते हैं, इस तरह का सवाल एग्जाम में आता है। देखिए, सी एन कंपनी एक रजिस्टर्ड सप्लायर है दिल्ली का, ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन लेवी अंडर सबसेक्शन 1 and 2 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। इट सोल्ड गुड्स इन द फोर्थ क्वार्टर। बहुत ध्यान से सर, बहुत ध्यान से, ये फोर्थ क्वार्टर मैंने इतना जानबूझ के स्ट्रेस किया है। ये कॉम्पोजिशन स्कीम में है, 10(1)(2) में है, चौथा क्वार्टर में 15 लाख का गुड्स बेचा है। जीएसटी एप्लीकेबल रेट है 12%। हमको इसमें मतलब नहीं है, हमको बिल्कुल भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये 12% ऑप्शनल सर नॉर्मल रेट है। ये तो कॉम्पोजिशन स्कीम में गया है, इसके ऊपर तो 1% या 5% रेट एप्लीकेबल होता है। बट देखो इसमें क्या लिखा है, सी एन कंपनी ने गुड्स परचेज किया रमेश एन कंपनी से, रजिस्टर्ड है दिल्ली में। सब ज्ञानबाजी है, सब ज्ञानबाजी। रजिस्टर्ड हुआ 9 लाख रेडीली दिल्ली में और 9,55,000 में खरीदा है, जिसमें रमेश एन कंपनी में जीएसटी चार्ज किया, एसजीएसटी चार्ज की है। सी एन कंपनी ने और गुड्स खरीदा है ई एन कंपनी से, जो हरियाणा में रजिस्टर्ड है, फॉर रुपीज 2,40,000 ऑन विच ई एन कंपनी ने जीएसटी चार्ज किया है। आपको बस फोर्थ क्वार्टर का लायबिलिटी पूछा। सर मुझे बताइए, मुझे एक बात बताइए, अगर ये कॉम्पोजिशन स्कीम में है तो जिससे भी गुड्स खरीदा है, क्या उस पर टैक्स चार्ज जो हुआ है क्या उसे उसका क्रेडिट मिलेगा? द आंसर इज नो। इसको इसका कोई भी तरह का क्रेडिट नहीं मिलने वाला भैया, नहीं मिलने वाला। तो ये इतना टाइम पास क्यों भाई, क्यों इतना टाइम पास कर रहे हो आप? सिंपल 15 लाख के ऊपर 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी। तो 15 लाख का 0.5% कितना हो बताइए? 7,500 हुआ।
15 लाख का 0.5% कितना हो 7500, और CGST भी 7500 हो गया, SGST भी क्या हो गया 7500। तो दोनों आंसर क्या है सेम, आई मीन CGST 7500, SGST 7500। तो 15 लाख का भी 0.5%, 15 लाख का 0.5%, समझ गए क्या। बाकी देखिए इतना आपको कंफ्यूज किया है, आप क्रेडिट निकालने बैठ जाते, बट आप ये नहीं सोचते कि भाई ये कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट किया है। सो दिस इज वे यू आर एक्सपेक्टेड टू गिव योर आंसर इन एग्जामिनेशन। देखो 66, अच्छा सवाल है ये। रघु ने सर्विस अवेल किया मिस्टर राजा का, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एज अंडर फाइनेंशियल अकाउंट्स का ऑडिट, टैक्स ऑडिट, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग ऑफ रघुज वाइफ। तो देखो रघु ने अपना ऑडिट करवाया, अपना टैक्स ऑडिट करवाया, अपनी वाइफ का इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करवाया। आपसे पूछा है ऑल द अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, और एप्लीकेबल रेट है इस केस में 18% जो सीए चार्ज करेगा। अकाउंटेंट ऑफ रघु हैज बुक द एंटायर एक्सपेंस ऑफ 70, मतलब 55 प्लस 10 प्लस 5, 70,000 का पूरा खर्चा अकाउंटेंट बुक कर लिया। सर बिल्कुल गलत किया। रघु का वाइफ का जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग है वो रघु के लिए बिजनेस खर्चा थोड़ी ना है, रघु के लिए वो बिजनेस खर्चा बिल्कुल भी नहीं है। मिस्टर रघु इज एलिजिबल टू टेक इनपुट टैक्स रेट ऑफ कितना मुझे बताइए सर, 55 में और 10,000 मिलाकर टोटल जो बिजनेस एक्सपेंस होना चाहिए वो 65 होना चाहिए, और इसके ऊपर 18% जीएसटी। देखिए 65,000 का 18% कितना है बताइए 11,700। करेक्ट आंसर बताइए 11,700। करेक्ट आंसर इज बी। 66 का बी, करेक्ट आंसर इज बी 11,700। रघु को जो वाइफ का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल पे जीएसटी लगा ना उसका क्रेडिट रघु को नहीं मिलेगा। करेक्ट आंसर इज आई मीन टू से 11,700, 66 बी। देखते कितना टाइम हुआ है अपने को रिकॉर्ड करते हुए। ओ माय गॉड 35 मिनट्स, मतलब अपने 40 एमसीक्यूज ट्राई करते हैं 40 मिनट्स में खत्म करने के लिए, ठीक है। 40 एमसीक्यूज 40 मिनट्स, कितना मस्त राइमिंग चल रहा है सर, कितना मस्त राइमिंग चल रहा है, मजा आ गया सर, मजा आ गया। चलिए 67, टीटी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन राजस्थान फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जून। बहुत आराम से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दिया है, एक कंपनी जो राजस्थान में रजिस्टर्ड है, ठीक है। आपको पूछा क्या है जीएसटी लायबिलिटी पेबल इन कैश, बस और कुछ नहीं पूछा है। तो देखो इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स 1,25,000 टू जेजे एंटरप्राइज जो हरियाणा में रजिस्टर्ड है, जो हरियाणा में रजिस्टर्ड, तो यहां पे क्या आने वाला है आईजीएसटी लायबिलिटी। तो 1,25,000 पे 18% निकाल लो, वो आएगा 22,500 का आईजीएसटी। इंटरस्टेट परचेज हुआ है जो पंजाब से परचेज किया, तो यहां पे इनपुट आने वाला है, आईटीसी इनपुट आने वाला है 40,000 का 18%, 40,000 का 18% विच इज 7,200, और इंट्रा स्टेट परचेज हुआ है आरआर ट्रेडर से जो कि राजस्थान में परचेज है, तो 65,000 के ऊपर 18%, मतलब 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। तो सबसे पहले आपको सीजीएसटी यूटिलाइज करना पड़ता है, फिर ही आप एसजीएसटी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बताओ 65,000 का 9% कितना है 5850, और एसजीएसटी भी कितना है 5850। तो फाइनली देखो आपका नेट टैक्स लायबिलिटी कितना आ रहा है, एक बार माइनस करके देखो। 22,500 में से 7,200 माइनस किए, 5850 माइनस किए, और 5850 माइनस किए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से आ रहा है 3600। एक बार देख लो 3600 आपका ये आईजीएसटी का पेमेंट है, ध्यान रखिए, बिकॉज लायबिलिटी आईजीएसटी का जो क्रेडिट्स था आपने यूटिलाइज किया है, तो अल्टीमेटली आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा 3600, विच इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है 3600। अब आते हैं 68 में। Pradeep Traders registered in Haryana sold goods interstate for 2,05,000 to Balram Private Limited registered in UP. GST है 5% as per the terms of the sale contract. Pradeep Traders has to deliver the goods at the factory of Balram Limited. For this purpose, Pradeep has charged freight of 2,400 from Balram Limited. GST 12% लगेगा फ्रेट में, यानी ये फॉरवर्ड चार्ज है, रिवर्स चार्ज नहीं है। What would be the net GST liability to be paid in cash in this case, assuming that the amount given are एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ठीक है। तो बताइए इस केस में कितना लगने वाला है। तो एक बार फिर से रीड करता हूं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। प्रदीप ट्रेडर्स इंटरस्टेट बेचा है बलराम को, तो यहां पे आईजीएसटी लगने वाला है, यूपी में रजिस्टर्ड है, 5% के हिसाब से गुड्स लगेगा, 2,05,000 का आपका आउटपुट है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से प्रदीप को ही डिलीवर करना है बलराम के फैक्ट्री में, और प्रदीप ने इसलिए चार्ज किया 2,400 रुपया ऐड कर देंगे, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई में आपका जो फ्रेट चार्ज है वो ऐड हो जाएगा। जीएसटी 12% लग रहा है, मतलब फॉरवर्ड चार्ज में लग रहा है, यानी जो सामने वाला जीटीए है वो आपसे जीएसटी चार्ज कर रहा है,
ठीक है। व्हाट वुड बी द नेट लायबिलिटी टू बी पेड इन कैश इन दिस केस अज्यूमिंग दैट द अमाउंट आर गिवन एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो 2,05,000 में मैंने 2400 ऐड कर दिया विच इज कमिंग टू 2,07,400। इसके ऊपर गुड्स का रेट बताइए, गुड्स का रेट, क्योंकि अल्टीमेटली कॉम्पोजिट सप्लाई जिसमें प्रिंसिपल सप्लाई गुड्स है तो आपको प्रिंसिपल सप्लाई का रेट पूरा में लगाना पड़ेगा विच इज 5%। तो 2,07,400 पे अपना 5% लगा विच इज कमिंग टू 10,370 गाइस। तो करेक्ट आंसर इज IGST 10370B विच इज B IGST 10370। 68 का आंसर B होगा। 10,370 इज योर अल्टीमेट GST लायबिलिटी। Next, 69, Prem and Sons taken registration on 1st January but failed to furnish GST returns for the next 6 months. Oh my God, cancellation हो जाएगा इसका। Because of this, proper officer ने registration cancel कर दिया 25 जुलाई को और उसने order दे दिया 31 जुलाई को। अब प्रेम को revoke करना है cancellation of registration। बताइए कब तक प्रेम can file an application for revocation? सर 30 days का टाइम लिमिट है। 30 डेज का टाइम लिमिट है जब से उसका कैंसिलेशन ऑर्डर आया है। तो ऑर्डर कब आया बताओ? 31 जुलाई। तो 31 जुलाई में 30 दिन और ऐड कर दो। 31 जुलाई में 30 दिन और ऐड कर दो तो आंसर क्या होगा? 30th ऑफ अगस्त। आंसर क्या होगा? 30th ऑफ अगस्त। करेक्ट आंसर इज ए। ध्यान रखना कैंसिलेशन जिस दिन सर्व हुआ उस दिन से आपको कैलकुलेट करना है। लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। XX रजिस्टर्ड इन दिल्ली परचेज्ड बुक्स फ्रॉम पीसी ट्रेडर्स, जो यूपी में रजिस्टर्ड है, सेम स्टेट नहीं है, दूसरा स्टेट है। बुक्स पे तो जीएसटी लगता ही नहीं है, बुक्स तो एग्जेम्प्ट है जीएसटी से। XX अरेंज किया टू transport these goods from a GTA which charged a freight of 9,000 for the same. Sir please books exempt है but books को अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं GTA के थ्रू तो क्या वो भी exempt है क्या? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। GST is payable at the rate of 5% on such GTA services, यानी ये आपका 5% वाले में है, यानी पक्का रिवर्स चार्ज होगा। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? देखो 9,000 जीएसटी 9,000 जीटीए चार्ज किया है और जीटीए इस केस में एक कंपनी को या कंपनी XX अरेंज द ट्रांसपोर्ट फ्रॉम अ जीटीए। तो जीटीए 5% में दे रहा है तो डेफिनेटली जो 9,000 के ऊपर 5% रेट आएगा विच इज 450 रुपीज। ये वाला जीएसटी आप मत सोचना कि एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि बुक्स अगर ट्रांसपोर्ट करे तो एग्जेम्प्ट है। सर कोई भी एग्जेम्प्टेड गुड अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो जीटीए उस केस में जीएसटी लगाएगा और ट्रांसफर जो भी है वो टैक्सेबल होगा, एग्जेम्प्ट नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या बताइए? करेक्ट आंसर क्या है? जीएसटी ऑफ ₹450 इज पेबल बाय इंडिविजुअल XX ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, क्योंकि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो 450 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए इस तरह का सेशंस रेगुलर होता रहेगा। अभी तो खाली जीएसटी का किए हैं, फिर जीएसटी का केस स्टडी सिनेरियो स्टार्ट होगा, फिर इनकम टैक्स का भी एमसीक्यू स्टार्ट होगा। इनकम टैक्स का एमसीक्यूज ऑलरेडी हम पहले करवा चुके हैं, इनकम टैक्स का केस स्टडी करवाएगा। तो इस तरह का सवाल होता रहेगा। हमने 70 एमसीक्यूज 2 वीडियोस में कर लिया, इसमें भी अपने 40 एमसीक्यूज डिस्कस किए गाइस, एंड आई एम श्योर 40 मिनट से कम लगा है। जस्ट 1-2 मिनट अभी एक्स्ट्रा लग रहा होगा क्योंकि मैंने और भी सारा बातें की है, मैंने और भी बात की है। एमसीक्यू कराने में तो देखिए 40 मिनट से कम ही लगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखो, अमेंडमेंट वीडियोस आने वाले हैं, मैराथन आने वाले हैं, रिवीजन क्लासेस आने वाले हैं, हमारा सारा दिव्य जड़ी बूटी बुक का सोल्यूशन हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास, सी यू वेरी सून बाय नेक्स्ट वीडियोस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून, एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, आपका एग्जाम बहुत नजदीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ओके, बाय बाय।